एक कंबल में गरीब ससुराल। बाप रे बाप, कितनी ज्यादा ठंड हो रही है बाहर। अरे गगन बेटा, तू इस तरह से कपकपा क्यों रहा है? माँ, बाहर बहुत ठंड हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो हम किसी बर्फीली पहाड़ी से घिरी हुई जगह में रह रहे हो। हाय। एक काम करती हूँ, तू जल्दी से कंबल ओढ़, मैं जब तक तेरे लिए चाय बनवाती हूँ। तन्नू बेटा, जरा अपने भाई के लिए चाय तो बना कर लिया। इस कंबल को ओढ़ने का क्या फायदा है? पूरा कंबल तो फटा हुआ है। हाँ बेटा, लेकिन इतनी कम कमाई में घर का खर्चा ही ढंग से चल नहीं पाता, तो हम लोग नई कंबल कहाँ से लाएंगे? हमारे पड़ोस वाली विमला है ना, वो कल ही नया कंबल लाई है। पता है कितने का है? पूरे 2000 रुपए का, और बहुत ज्यादा मुलायम और गर्म है। माँ भैया, ये लीजिए आपकी चाय। वैसे भैया, आज आपकी बैग से मुझे ये गुलाब का फूल मिला था। अरे ये यहाँ लगता है दुकान पर काम करते हुए किसी ने गलती से बैग में रख दिया होगा। अच्छा, तो इस गुलाब के फूल के साथ लगता है ये लव लेटर भी किसी ने आपके बैग में रख दिया था। बोल गगन, चुप क्यों है? ये प्रेम पत्र, फूल, क्या माजरा है? माँ, मेरे कॉलेज में एक चंचल नाम की लड़की भी पढ़ती थी। मैं और चंचल काफी समय से एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? अरे पगले, अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो हमें तुम्हारे रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। जिसके बाद माहेश्वरी गगन के साथ चंचल के परिवार वालों से मिलती है और दोनों का रिश्ता तय कर देती है। कुछ महीनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। चंचल और गगन दोनों ही गरीब परिवार से होते हैं। अरे गायत्री, तू यहाँ क्या कर रही है? और चंचल बहू कहाँ है? माँ जी, चंचल काफी थकी हुई थी, इसलिए मैंने उसे कमरे में आराम करने को कहा है। लेकिन तनु और बच्चे कहाँ हैं? अरे चंचल बहू के मायके से दहेज में जो सूटकेस आया है, वो लोग उसे ही बाहर लाने के लिए गए हैं। लो, आ गए। दादी माँ, सूटकेस बहुत भारी लिए, लगता है चाची बहुत सारी चीज लाई है हमारे लिए। सारा परिवार जैसे ही सूटकेस को खोलता है, इसके अंदर तो भाभी के कपड़े हैं। हमें लगा शायद हमारे लिए कोई सामान होगा। अरे माँ जी, देखिए इसके अंदर तो कंबल भी है। अरे हाँ, और देख तो जरा ये कंबल कितना सुंदर और गर्म है। दादी माँ, अब तो हम सब इस कंबल में सोएंगे। अब तो हमें ठंड भी नहीं लगेगी। अब तो हम लोग इस कड़ाके की सर्दी में इस कंबल में आराम से सो सकते हैं। उस फटी कंबल से तो हवा आसानी से पास होती थी, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। आज रात हम सभी लोग चैन की नींद सोएंगे। भला हो हमारी बहू का और उसके मायके वालों का, जो उन लोगों ने हमारे लिए ये कंबल भेजा। गरीबी की वजह से पूरे परिवार को हर साल ठंड में फटे कंबल ओढ़कर गुजारा करना पड़ता था, जिससे ठंड के मौसम में सभी परिवार वालों की हालत अक्सर खराब रहती थी। लेकिन अपनी छोटी बहू के दहेज में आए कंबल को देख सारा परिवार खुश हो जाता है, जिसके बाद अब सब लोग उस कंबल को ओढ़ के सोने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कितनी ठंड है। मेरे दांत तो ठंड से कपकपा रहे हैं। यहाँ तो मुझे कंबल भी दिखाई नहीं दे रही है। अरे मेरा सूटकेस कहाँ है? माँ ने मेरे कपड़ों के साथ साथ मुझे कंबल भी दिया था। लगता है सूटकेस बाहर है। चलो जल्दी से कंबल ले आती हूँ, वरना ठंड में तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। चंचल जैसे ही अपने कमरे के बाहर आती है तो देखती है कि हॉल में उसके ससुराल वाले तो उसकी लाई हुई कंबल को ओढ़कर आराम से सो रहे हैं। अरे देखो तो जरा इन बेशर्मों को, बहू की लाई हुई कंबल कैसे ओढ़कर आराम से सो रहे हैं, और मैं वहां ठंड से कपकपा रही हूँ। माँ जी, उठिए माँ जी। अरे चंचल बहू, तू अभी तक सोई नहीं? माँ जी, इतनी ठंड में मैं बिना कंबल के कैसे सोऊंगी? मेरे कंबल तो आप सब लोगों ने ले रखी है। लाइए मेरी कंबल मुझे दे दीजिए। इतना कहकर चंचल अपनी कंबल ले लेती है और अपने कमरे में जाकर कंबल ओढ़कर सो जाती है। वहीं ठंड लगने की वजह से गायत्री के दोनों बच्चों की नींद खुल जाती है। माँ, हमारी कंबल कहाँ गई? बेटा, वो कंबल चाची की थी ना, इसलिए वो ले गई। माँ, बहुत ठंड लग रही है, चाची से कंबल वापस लाओ ना। हाँ भाभी, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। इतने दिनों के बाद इतनी अच्छी नींद आई थी, लेकिन भाभी कंबल ले गई।
सभी लोगों को ठंड में कपकपाता देख माहेश्वरी से देखा नहीं जाता, इसलिए अपनी बहू के कमरे के पास जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। जिसके बाद चंचल जैसे ही दरवाजा खोलती है, चंचल बहू, मैं कह रही थी कि तू अपना कंबल हमें दे दे और ये हमारा वाला कंबल तू ओढ़ ले। वो क्या है ना, तेरा कंबल काफी गर्म और बड़ा है तो हम सब उसमें आराम से सो जाएंगे, लेकिन ये वाला थोड़ा छोटा है और फटा हुआ भी है। हम तो बाहर हॉल में सोते हैं तो हमें ज्यादा ठंडी भी लगती है, तू तो कमरे में आराम से सो सकती है। ठीक है माँ जी। जिसके बाद माहेश्वरी अपनी बहू का कंबल लेकर चली जाती है और अपना फटा हुआ कंबल उसे दे देती है। मेरे माँ बाप ने ये कंबल मुझे दिया था, लेकिन ये देखो ये लोग कैसे इस पर हक जमा रहे हैं। जिसके बाद चंचल मुंह बनाते हुए उस फटे कंबल को ओढ़कर सो जाती है। बीते दिन के साथ ठंड भी काफी बढ़ने लगती है, जिसके चलते चंचल की सास हमेशा उसे फटा कंबल दे देती और खुद उसके नए कंबल में सारा परिवार आराम करता। बाप रे बाप, आज तो बहुत ठंडी है। चलो अच्छा हुआ कि आज मेरे पास मेरा कंबल है, आज तो आराम से सोऊंगी। अरे चंचल, ये कंबल तुम्हारे पास है और मैं बाहर इसे हॉल में ढूंढ रही थी। लाओ ये कंबल मुझे दे दो। वो सौरभ अंजू के सोने का टाइम हो गया है, उन्हें इस कंबल के बिना अब नींद ही नहीं आती है। गायत्री चंचल से वो कंबल लेकर चली जाती है। ये सब अब चंचल के बर्दाश्त से बाहर होता है। बस अब बहुत हुआ, मैं कब तक इस ठंड में ऐसे ही ठिठुर ठिठुर के सोऊंगी। आज रात को तो मैं ये कंबल लेकर ही रहूंगी। जैसे ही रात होती है, भाभी लाइए मेरा कंबल मुझे दे दीजिए, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। लेकिन चंचल, ये कंबल तो हम सब लोग रात को ओढ़कर सोते हैं, हमने तुम्हें कंबल दे तो रखा है। उस फटे हुए कंबल को ओढ़ने का क्या ही फायदा जब पूरी रात कपकपाते हुए गुजारनी है। मैं जब से आई हूँ तब से आप लोग मेरे कंबल पर ऐसे रौब जमा कर बैठे हो जैसे ये कंबल आपका है। ये कंबल मुझे मेरे माता पिता ने दिया था, ना कि आप लोगों का। अगर इतना ही कंबल ओढ़ने का शौक है तो जाकर खुद ले आइए। चंचल, ये क्या तमीज है भाभी से बात करने की? माफी मांगो उनसे। और हम लोग तो फटी कंबल में गुजारा कर सकते हैं, लेकिन क्या ये बच्चे कर पाएंगे? कम से कम इनका तो सोचो। चंचल गगन की एक बात नहीं सुनती और कंबल ले जाकर खुद ओढ़कर सो जाती है। बढ़ती ठंड की वजह से कंबल ना होने की वजह से सौरभ और अंजू की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। दोनों बच्चों के सीने पर ठंड बैठ चुकी है, इन्हें गर्माहट की जरूरत है। अगर ऐसे ही इनकी तबीयत खराब रही तो शायद बच्चों को अस्पताल में एडमिट करने की नौबत आ जाए। डॉक्टर साहब ऐसा मत कहिए, अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं कैसे रहूंगी? अंजू, सौरभ, कुछ बोलो ना, तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मिल गया तुम्हें सुकून? पड़ गया तुम्हारे दिल को चैन? अरे अगर तुम इन लोगों से कंबल नहीं छीनती तो आज मेरे भतीजी और भतीजे की ऐसी हालत नहीं होती। उनकी हालत की तुम जिम्मेदार हो। अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, रोज सर्दी में फटा कंबल ओढ़ने की वजह से मैं अंदर ही अंदर आप लोगों से चिढ़ने लगी थी, इसलिए गुस्से में आकर मैंने आप लोगों से कंबल छीन लिया। अगर मुझे पता होता कि अंजू और सौरभ की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर चंचल अपना कंबल लेकर आती है और अंजू और सौरभ को ओढ़ा देती है और उनके ठीक होने तक उनका अच्छे से ख्याल रखती है। चंचल से अब अपने ससुराल वालों को ठंड में ऐसे तड़पता हुआ नहीं देखा जाता, इसलिए चंचल घर में ही बच्चों को ट्यूशन देती है और पैसे को जमा करके अपने पूरे परिवार के लिए कंबल लेकर आती है, जिससे पूरा परिवार कड़ाके की ठंड में गर्म कंबल ओढ़कर आराम से सोता है। अरे बाप रे बाप, इस बार की ठंड ने तो मेरे अभी से हाथ पैर सुझा दिए। ऊपर से ये ठंडी ठंडी हवाएं, ऐसा लग रहा है कि बर्फ के बीचों बीच खड़ा हूँ। हे ऊपर वाले, हम गरीबों पर थोड़ा रहम कर और इस सर्दी को थोड़ा कम कर। ए मोची वाले, ये ले मेरे जूते अच्छे से पॉलिश कर दे और हाँ, अच्छे से चमक जाने चाहिए। हाँ साहब, बस 5 मिनट। ये लीजिए साहब, चमक गए आपके जूते। देखिए, अब तो आप अपने जूते में अपनी शक्ल भी देख सकते हैं। ये ले तेरे 20 रुपए। एक तो गांव भर में पूरे दिन में मुश्किल से 4-5 लोग मेरी इस छोटी सी मोची की दुकान पर आते हैं। ऊपर से दिन में मुश्किल से 50 रुपए 60 रुपए की कमाई हो पाती है। इस कड़ाके की ठंड में इन 50-60 रुपए में क्या ही होगा। परेश और उसका परिवार शिमला के पास ही एक गांव में रहता था। शिमला के पास होने की वजह से गांव में अक्सर साल के 12 महीने ठंड का ही मौसम रहता था। परेश एक छोटा सा मोची था
जो दिन में 50 से 60 रुपए कमाता था। वहीं परेश की पत्नी निर्मला लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती थी। ऐसे ही एक दिन परेश जब अपने घर लौटता है, हे भगवान, निर्मला, आशु को क्या हुआ? देखिए ना, ये कब से कप आ रहा है। इसका शरीर तो बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। चल निर्मला, जल्दी चल, आशु को डॉक्टर साहब के पास लेकर चलते हैं। अब वही इसका इलाज करेंगे। परेश निर्मला अपने 6 साल के बेटे आशु को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो है ना? देखिए, फिलहाल तो मैंने उसे दवाई दे दी है, लेकिन आगे कुछ कह नहीं सकते। ठंड की वजह से बच्चे के सीने में सर्दी लग गई है। उसे गर्म जगह में रहने की जरूरत है। आप लोग जल्द से जल्द एक हीटर का बंदोबस्त कर लीजिए। आने वाले दिनों में बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी। क्या हीटर? लेकिन डॉक्टर साहब, हम तो दिन में मुश्किल से 50-60 रुपए कमा पाते हैं। ऐसे में हम लोग हीटर की जुगाड़ कहां से करेंगे? देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूं, लेकिन अगर बच्चे को ठीक करना है तो आपको कहीं ना कहीं से तो हीटर का इंतजाम करना होगा। डॉक्टर की बात सुन परेश और निर्मला काफी परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपने बेटे आशु को लेकर घर आ जाते हैं। सुनिए जी, अब हम लोग क्या करेंगे? हे ऊपर वाला, क्या सारे दुख दर्द सिर्फ हम गरीबों की किस्मत में ही लिखता है क्या? निर्मला, संभालो खुद को। भगवान को कोसने से क्या ही होगा। अगर कंपनी बंद ना हुई होती तो आज हमारी ऐसी हालत ना होती, और हम आज भी हमारा पहले की तरह एक हंसता खेलता परिवार होता। परेश और निर्मला का परिवार शुरू से ही गरीब नहीं था। परेश एक हीटर बनाने की कंपनी में काम करता था, लेकिन कंपनी के अचानक बंद होने की वजह से परेश को काफी घाटा होता है, और गांव में रहने की वजह से परेश को कहीं कोई और काम भी नहीं मिलता, जिससे मजबूरी में परेश को मोची का काम करना पड़ता है और निर्मला को लोगों के घरों में नौकरानी का। मैं जानती हूँ मोची के काम में इतनी आमदनी नहीं होती है, इसलिए मैं अब खुद हीटर खरीदने के लिए पैसे जमा करूंगी और अपने बेटे को जल्द से जल्द ठीक करूंगी। हे भगवान, अब लगता है मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना बेटे की तबीयत तो दिन पर दिन खराब होती जाएगी। परेश निर्मला अपने अपने मन में ये ठान लेते हैं कि वो कहीं ना कहीं से हीटर का इंतजाम करके रहेंगे। कितना मजा आ रहा है इस ठंड के मौसम में हीटर के सामने बैठकर गरम गरम चाय पीने का मजा ही कुछ और है। तो यहाँ खड़े होकर फ्री में हीटर की हवा ले रही है, चल जाकर अपना काम कर। मालकिन, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपका जो ये हीटर है कितने का है? मुझे भी अपने बच्चे और घर के लिए एक हीटर खरीदना है। क्या तू हीटर खरीदेगी? अरे कम से कम अपनी हैसियत में तो रहकर बोल। ये हीटर पूरे 20,000 रुपए का है। ये तो साल भर की तनख्वाह भी मिलाकर 20,000 रुपए नहीं होंगे। हाँ, ये बड़ी हीटर खरीदने वाली। जाकर मेरे लिए एक कप गरम गरम चाय बना कर ला। पायल की बात सुनकर निर्मला को बुरा तो काफी लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और धीरे धीरे हीटर के लिए पैसे जमाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ परेश भी पूरी कोशिश करता है कि वो एक नए हीटर के लिए पैसे जमा कर सके। ऐसे ही एक दिन जब परेश ठंड में कपकपाते हुए घर लौट रहा होता है तो उसकी नजर एक कबाड़ी की दुकान पर पड़ती है। अरे ये क्या, यहाँ तो काफी सारे हीटर हैं, लेकिन लगता है कि सारे हीटर खराब हैं। अरे कबाड़ी वाले भाई साहब, ये वाला हीटर कितने का दिया? भाई ये सारे हीटर तो खराब ही हैं। अगर तुम्हें ये खरीदना है तो मैं तुम्हें ये 150 रुपए में दे देता हूँ। ये तो काफी सस्ता दे रहा है। ठीक है, आप मुझे ये वाला हीटर दे दो, लेकिन मैं ये हीटर आपसे कल लेकर जाऊंगा। इतना कहकर परेश अपने घर चला जाता है। अगले दिन होते ही परेश उस कबाड़ी वाले से वो पुराना हीटर खरीद लेता है और पूरा दिन लगाकर उस हीटर को ठीक करता है। रात होते ही परेश अपने घर पहुंचता है। लगता है अब कुछ दिनों में ही बर्फ गिरने वाली है। ये ठंडी हवाएं भी काफी बढ़ती जा रही हैं। देखिए ना, आज फिर आशु की तबीयत खराब हो गई। बर्फ भी कुछ दिनों में गिरने वाली है। ऐसे में हम क्या करें? लकड़ियां भी काफी महंगी हो गई हैं। मुझे तो डर है कि हमारे आशु को कुछ हो ना जाए। अरे नहीं भाग्यवान, क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे इस लाल कपड़े के नीचे क्या है? अरे खुद ही हटाकर देख लो कि क्या है। निर्मला जैसे ही वो लाल कपड़ा हटाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस लाल कपड़े के नीचे कुछ और नहीं बल्कि परेश का खुद ही ठीक किया हुआ हीटर होता है। अरे ये हीटर कहाँ से लाए आप? ये तो दिखने में काफी महंगा लग रहा है,
लेकिन आपके पास तो पैसे नहीं थे, तो आप ये हीटर कहाँ से लेकर आए? कहीं आपने किसी से उधारी तो नहीं की? अरे नहीं भाग्यवान, यह हीटर तो मैंने सिर्फ 150 रुपए में लिया है, कबाड़ी वाले के यहाँ। ऐसे ही बहुत सारे हीटर रखे हैं उसके पास, जिसमें कोई ना कोई परेशानी थी। इसे मैंने सिर्फ एक दिन की मेहनत से खुद ही ठीक कर लिया, और देखो हमारा नया हीटर बनकर तैयार है। चलो इसको मैं चलाता हूँ। परेश जैसे ही हीटर ऑन करता है तो परेश के पूरे घर में गर्म हवा फैलनी शुरू हो जाती है, और देखते ही देखते परेश का पूरा घर गर्म हो जाता है। अली माँ, इसमें से तो गलम गलम हवा आ रही है। अब तो मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। अब तो आराम से खेल सकता हूँ। हाँ मेरे बेटे, भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिरकार हमारे घर में हीटर आ गया। मैं आज ही जाकर मंदिर में माता रानी को नारियल चढ़ाकर आती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने इस परिवार के एक नए सदस्य की पूजा करती हूँ। इतना कहकर निर्मला आरती की थाली लाती है और हीटर पर तिलक लगाकर उसकी पूजा करती है। किसी गरीब के घर हीटर आना किसी बड़े खजाने से कम नहीं था। मानो जैसे पूरे परिवार में अब खुशियों का माहौल छा गया था। अरे आप ऐसे यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? निर्मला, जिस कबाड़ी की दुकान से मैंने ये हीटर लिया था, उस कबाड़ी की दुकान पर और भी कई सारे हीटर थे। अगर मैं उन्हें ठीक करके गांव में कम दामों पर बेचना शुरू कर दूं, तो इससे हमें काफी मुनाफा होगा। गांव में तो दूर तक कहीं पर भी हीटर की कोई दुकान नहीं है, और इसी गांव में क्या, आसपास के गांव में भी कोई हीटर की दुकान नहीं है। कुछ ही समय में बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी, तो लोग कम दामों में हीटर जरूर खरीदेंगे। लेकिन इसके लिए मुझे पैसों की जरूरत होगी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप उसकी फिक्र मत करिए, मैंने नए हीटर के लिए थोड़े पैसे जमा लिए थे। आप वो पैसे लेकर उन पुराने हीटर को खरीद लीजिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। परेश निर्मला के दिए पैसों से पुराने हीटर को खरीदता है और उन्हें पूरी तरह से ठीक कर देता है, जिससे अब गांव के काफी लोग परेश के पास कम कीमतों में हीटर खरीदना शुरू करते हैं। अरे परेश भाई साहब, आप तो बहुत कम कीमतों में हीटर बेचते हो। इससे हम गरीबों के लिए हीटर खरीदना कितना आसान हो जाता है। भगवान आपका भला करे। हाँ भाई साहब, भगवान आपके काम में और तरक्की दे। हाँ भाई साहब, भगवान आपके काम में और तरक्की दे। अपनी मेहनत और दुआ की वजह से परेश अपने गांव के साथ बाकी के कई गांव में भी हीटर की दुकान खोल लेता है, जिससे साल भर पड़ रही कड़ाके की ठंड से गरीबों को काफी राहत मिलती है और इससे परेश को भी काफी मुनाफा होता है।